हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी हम लोग एनर्जी मीटर की बात करने जा रहे हैं। इस पूरे टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, यानी एनर्जी मीटर का हम लोग कंस्ट्रक्शन समझेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, इसका फेजर डायग्राम समझेंगे और इससे बनने वाला ऑब्जेक्टिव को हम लोग बहुत आसान वे में समझेंगे, देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग और इसका फेजर डायग्राम, ये सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों को फेजर डायग्राम समझने में दिक्कत होता है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन यानी एक स्टेप दूसरा स्टेप कैसे आ रहा है वो बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक यानी एनर्जी मीटर आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम लोग इसके अंदर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और फेजर डायग्राम सारा कुछ देखेंगे। तो पेशेंस के साथ आप लोग थोड़ा समय दीजिएगा तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस मीटर का नाम एनर्जी मीटर है और ये कौन सा एनर्जी मीटर है? इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है। एक एनर्जी मीटर डिजिटल भी होता है, लेकिन हम लोग बात जो करने जा रहे हैं वो कौन सा एनर्जी मीटर, और ये डिजिटल एनर्जी मीटर नहीं है बल्कि इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है। यानी किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करेगा। तो एनर्जी मीटर होता क्या है? तो एनर्जी पावर मीटर हम लोग पढ़ चुके हैं, डायनामो मीटर टाइप वाट मीटर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था जो टॉर्क था यानी जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो पावर के टर्म में यानी वोल्टेज और करंट दोनों की वजह से हो रहा था। तो इसमें हम लोग पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी समय के साथ जब पावर को कैलकुलेट किया जाता है, ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। यानी हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो इसी मीटर के द्वारा आता है, जिसको हम लोग एनर्जी मीटर कहते हैं। ये एनर्जी मीटर पूरे महीने के अंदर कितना पावर का कंजम्पशन हो रहा है। महीना कहने का मतलब क्या हुआ? आपका टाइम, यानी आपका 24 इंटू 30 डेज, इतना समय, इतना घंटा के अंदर कितना पावर आपने कंज्यूम किया, उसको ये मीटर जोड़कर बताता है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड की जाती है, निकाली जाती है। तो हम लोग कितना एनर्जी यूज किया, एनर्जी कहने का मतलब पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना पावर हमारे घर के अंदर कंजम्पशन हो रहा है समय के साथ, उसी को हम लोग जिस मीटर के द्वारा मेजर करते हैं उसी मीटर को हम लोग एनर्जी मीटर कहते हैं। और ये जो एनर्जी मीटर लगा हुआ होता है हमारे लोड यानी हमारे घर और सप्लाई के बीच में लगा हुआ होता है। यानी हमारे घर के अंदर यहाँ पर लोड हमने देखा है, लोड का मतलब हमारा घर है, और इधर से सप्लाई आ रही है, तो सप्लाई और घर के बीच में एनर्जी मीटर लगा हुआ होगा जो कि बताएगा आपके घर के अंदर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन किया जा रहा है। और जितना एनर्जी को कंज्यूम कीजिएगा यानी समय के साथ जितना पावर का उपयोग कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल दी जाती है। और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो किलो वाट आवर होता है, आप लोग को मालूम होगा, kWh के अंदर दिखाते हैं। और जनरली एक यूनिट का चार्ज जो अभी चल रहा है वो लगभग 7 रुपया है। तो अगर 7 रुपये के हिसाब से माना जाए, 100 रुपया आपने पूरे 100 यूनिट आपका पूरे महीने के अंदर उठा, तो 100 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि 7 रुपये के हिसाब से 700 रुपया आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। ये मोटा मोटी हो गया। अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन यानी एनर्जी मीटर से रिलेटेड कुछ बेसिक बात आपको बताया, अब कंस्ट्रक्शन बताते हैं, फिर वर्किंग और इसका फेजर डायग्राम, ये सारा कुछ हम लोग समझेंगे। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन जो हम लोग समझेंगे, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन मेनली तौर से 4 भाग के अंदर बांटा हुआ रहता है, यानी 4 भाग के अंदर डिवाइड हम लोग कर देते हैं इस पूरे कंस्ट्रक्शन को। तो एक जो हमारा सिस्टम या एक आपका जो पार्ट रहेगा उसको हम लोग डिराइविंग सिस्टम बोलेंगे, यानी ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से आपका डिराइव होगा। यहाँ पर डिस्क लगा होता है जो कि रोटेट होगा, तो इस डिस्क को जो सिस्टम रोटेट करवाता है, जो सिस्टम आपका मूव करवाएगा, उसी सिस्टम को हम डिराइविंग सिस्टम बोलेंगे। और यहाँ पर हमने 2 मैग्नेट लगाया हुआ है, एक ऊपर में प्रेशर कॉइल है और नीचे में आपका करंट कॉइल है। यानी यहाँ पर जो मैग्नेट बनेगा इसको शंट मैग्नेट कहेंगे और नीचे में जो मैग्नेट बनेगा सीरीज मैग्नेट कहेंगे। तो ये दोनों मैग्नेट मिलकर क्या करेगा?
डिस्क को घुमाएगा, तो इसीलिए इन दोनों मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे, डिराइविंग सिस्टम बोलेंगे, डिराइविंग मैकेनिज्म बोलेंगे। दूसरा जो सिस्टम लगा हुआ होता है वो रोटेटिंग सिस्टम होता है। रोटेटिंग सिस्टम मतलब यहाँ पर डिस्क लगा हुआ है, यही डिस्क आपका रोटेट होता है, और डिस्क रोटेट होगा तो इसके साथ स्पिंडल लगा हुआ होता है, ये स्पिंडल घूमता है, और स्पिंडल जब घूमेगा तो आपकी रीडिंग रिकॉर्ड होगी, यानी जितना आप एनर्जी का यूज़ कीजिएगा उतना ये डिस्क ज़्यादा घूमेगा, उतना ही यहाँ पर रीडिंग ज़्यादा रिकॉर्ड होगी। तो ये जो सिस्टम होता है डिस्क का सिस्टम, इसी को हम लोग रोटेटिंग सिस्टम या इसी को हम लोग यानी रोटेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो पहला आपका हो गया डिराइविंग सिस्टम, दूसरा रोटेटिंग सिस्टम, और तीसरा जो सिस्टम होता है यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग लगाते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम प्राप्त करने के लिए क्या लगाएंगे, ब्रेकिंग मैग्नेट लगाएंगे। अब इस मैग्नेट का काम क्या होता है, 2-3 पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ब्रेकिंग मैग्नेट का काम क्या होता है कि हमारा डिस्क क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीड से भी नहीं घूमने लगे, क्योंकि हमको मोटर तो बनाना नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से मैकेनिकल वर्क तो लेना नहीं है, हमको एनर्जी के प्रोपोर्शनल सिर्फ यहाँ पर आपका यानी रिकॉर्ड होना चाहिए एनर्जी कितना कंजम्पशन हो रहा है। तो एक लिमिट के अंदर स्पीड रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकिंग मैग्नेट का उपयोग करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो हमको कुछ प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम आगे डिस्कस करेंगे क्या दिक्कत होगा। दूसरा चीज़ आपका, अगर मान के चलिए कि हम लोग सप्लाई कट कर दिया, लोड के पास कोई भी सप्लाई है, यानी हमारे घर की सप्लाई बंद हो गई है, लेकिन ये डिस्क घूम रहा था, और सप्लाई कट हो जाने के बाद भी आपको मालूम है इनर्शिया की वजह से ये थोड़ी देर क्या होगा, फ्रीली घूमता रहेगा। तो जितना देर ये घूमेगा उतना देर एनर्जी आपका क्या होगा, नोट होता रहेगा, रिकॉर्ड होता रहेगा, यानी आपका बिजली बिल बगैर यूज किए हुए भी आ जाएगा यदि हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम को नहीं लगाएंगे तो ब्रेकिंग सिस्टम क्या करेगा, जैसे सप्लाई कट हो जाएगी तो इस डिस्क को रोकने का काम करता है ब्रेकिंग सिस्टम। तो आई होप ब्रेकिंग सिस्टम समझ में आया होगा। चौथा जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म या रिकॉर्डिंग सिस्टम, यानी यहाँ पर मैग्नेट बनाए, डिराइविंग मैग्नेट हो गया, डिराइविंग सिस्टम हो गया, डिस्क घूमेगा, ये आपका रोटेटिंग सिस्टम हो गया, डिस्क के साथ स्पिंडल लगा होगा, और स्पिंडल ये मूव करेगा, यानी डिस्क मूव करेगा तो स्पिंडल भी घूमेगा, स्पिंडल घूमेगा तो जितना बार घूमेगा उतना यहाँ पर नंबर सिस्टम रिकॉर्ड होगा, और उसी के अनुसार आपका यानी वो किलोवाट आवर के अंदर एनर्जी को बताएगा, और उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म यानी रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा हुआ होता है, जो कि जितना बार डिस्क घूम रहा है वो उतना उसको रिकॉर्ड करता रहता है कि एक हफ्ता में कितना घूमा, एक महीने में कितना घूमा, तो जितना घूमेगा उसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, यानी एनर्जी कंजम्पशन उतना हुआ वो बताएगा। तो ये 4 तरह का सिस्टम इसमें लगा हुआ होता है। फिर से ओवरऑल बता रहे हम क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका मैग्नेट लगा हुआ है, 2 तरह का मैग्नेट है, एक ऊपर में मैग्नेट है, यहाँ पर ऊपर वाला जो मैग्नेट होता है ये ई शेप का बना होता है, नीचे का जो मैग्नेट होता है वो सी टाइप का बना होता है। ऊपर वाले मैग्नेट को हम लोग शंट मैग्नेट बोलते हैं। यहाँ पर जो कॉइल बंधा हुआ होता है प्रेशर कॉइल होता है, प्रेशर कॉइल या इसी को हम लोग शंट कॉइल भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग वोल्टेज कॉइल या पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रेशर कॉइल है सप्लाई या लोड के अक्रॉस लगा होता है, यानी लोड के किस में लगा हुआ, पैरेलल में। देखिए एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा निगेटिव टर्मिनल, यानी करंट यहाँ से जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मतलब लोड के साथ कैसा लगा हुआ है, पैरेलल में। तो इसीलिए इस कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर कॉइल, पोटेंशियल कॉइल या शंट कॉइल या वोल्टेज कॉइल बोलेंगे। तो ये कॉइल हमेशा लोड के किस में रहेगा, पैरेलल में रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बांधते हैं प्रेशर कॉइल के अंदर, वो नंबर ऑफ टर्न्स क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉइल होता है उसको हम लोग इंडक्टिव नेचर का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, आगे वर्किंग में हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि एनर्जी मीटर का जो प्रेशर कॉइल होता है वो किस नेचर का होता है, रेसिस्टिव होता है, इंडक्टिव होता है, या दोनों होता है, नन ऑफ दिस। तो आपका किस तरह से हाईली इंडक्टिव होता है ये वाला कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिएगा, इंडक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर और हम लोग कॉपर शेडिंग बैंड डालते हैं, जो कि इस वाले कॉइल को यहाँ से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको और इंडक्टिव बनाने का काम करता है।
यानी यहाँ का जो फ्लक्स है ये इसका एंगल अलग और नीचे वाला जो एंगल है फ्लक्स का एंगल है वो अलग हो जाए, इसके लिए हम लोग इसको लैगिंग नेचर का यानी इंडक्टिव नेचर का बनाते हैं और ये वाला आपका नॉर्मल रेसिस्टिव नेचर का रहेगा। तो नीचे जो आपका मैग्नेट, ये ऊपर मैग्नेट की बात हो गई, नीचे में जो मैग्नेट लगा हुआ है इसको हम लोग सीरीज मैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि ये लोड के साथ कैसा लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग सीरीज मैग्नेट कहते हैं, सीरीज मैग्नेट कहेंगे। और यहाँ पर जो कॉइल होगा इसको करंट कॉइल बोलेंगे। करंट कॉइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोड के साथ ये डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है, यानी लोड की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, लोड का मान जितना ज़्यादा होगा, आपके घर में जितना पंखा, बल्ब, फ्रिज, एसी जितना ज़्यादा चलाइएगा उतना ही ज़्यादा करंट किस में आएगा, इस वाले कॉइल में आएगा। क्या, करंट ज़्यादा आएगा, इसीलिए इस कॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट कॉइल। अब यहाँ पर देखिए लोड से ये डायरेक्टली सीरीज में नहीं है, ये वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर वोल्टेज के प्रोपोर्शनल आपका फ्लक्स जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, लोड के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट बनता है जिसको हम लोग φ1 से दर्शा रहे हैं, और यहाँ पर जो मैग्नेट बनता है उसको φ2 से दर्शा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वाला स्पिंडल लगा हुआ है, स्पिंडल रोटेट होगा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग सिस्टम है और ये आपका ब्रेकिंग सिस्टम है। तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको बहुत सारी बात समझ में आ गई होगी कि एनर्जी मीटर के अंदर क्या क्या उपकरण लगता है, कितने प्रकार का मैग्नेट होता है, सीरीज मैग्नेट किसको बोल रहे हैं, शंट मैग्नेट किसको बोल रहे हैं, यहाँ पर आपका जो नेचर है इसका, ये इस कॉइल का नेचर कैसा है, यहाँ पर इस एक जो कॉइल बंधा हुआ है इस कॉइल का नेचर कैसा है, ये सारा कंस्ट्रक्शन से समझ में आ गया हो। यहाँ पर देखिए लेस नंबर ऑफ टर्न्स होता है, लेस नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ये कम इंडक्टिव होगा, रेसिस्टिव ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ये इंडक्टिव ज़्यादा होता है। यहाँ से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा φ2 कहलाएगा, यहाँ से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा φ1 होगा। यहाँ पर वोल्टेज के प्रोपोर्शनल आपका करंट आएगा और करंट के अनुसार फ्लक्स जनरेट होगा φ2। यहाँ पर करंट लोड के अनुसार करंट आएगा और करंट के अनुसार फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जिसको φ1 कहा जाएगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आई होप आपको बहुत सारी बात समझ में आ गई होगी। अब वर्किंग आपको समझाते हैं कि ये डिस्क आखिर घूमेगा कैसे और कब घूमेगा और कितनी स्पीड से घूमेगा और इसके घूमने की स्पीड किस पर डिपेंड करेगा। ये सारी बात आपको समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से देखिए। इस एनर्जी मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, इंडक्शन टाइप। तो इंडक्शन से नाम ही पता चल गया, इंडक्शन का मतलब क्या है, एसी पर काम करेगा, डीसी पर कभी भी ना काम नहीं करेगा। और दूसरा चीज आप पढ़ा होगा, इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारा फ्लक्स किसी कॉइल से लिंक करता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, वो करंट सर्कुलेट करता है। तो सेम उसी तरह का कहानी यहाँ पर भी होगा। और इसी चीज को समझाने के लिए यानी इसके वर्किंग को समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बनाया हमने, और उसी डायग्राम के अंदर आपको पता चलेगा कि ये डिस्क किस तरह से घूमेगा और इसके घूमने की स्पीड या घूमने का डायरेक्शन क्या होगा और कितने स्पीड से या किस पर डिपेंड करेगा इसकी स्पीड, वो सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो अब यहाँ से देखिए कि उस वाले डायग्राम को समझने से पहले यहाँ पर देखिए कि हम लोग यहाँ पर जो लोड लगा हुआ है, लोड के पैरेलल में ये वाला कॉइल है जिसको प्रेशर कॉइल कह रहे हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल करंट होगा और करंट के प्रोपोर्शनल आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये फ्लक्स क्या करेगा, इससे लिंक करेगा डिस्क के साथ, और जब लिंक हमको मालूम है, जब चेंज होता हुआ फ्लक्स, आपने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर में, जब चेंज होता हुआ फ्लक्स क्या करे, किसी कॉइल से लिंक करे तो उस कॉइल के अंदर क्या कर देता है, ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। यानी कि जब ये चेंज होता हुआ फ्लक्स इस कॉइल से लिंक करेगा, कॉइल कहने का मतलब डिस्क, एल्युमिनियम डिस्क से लिंक करेगा, तो ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर क्या कर देगा, ये एक ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। और हमको मालूम है जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा, तो वो जो करंट होगा, इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इडी करंट बोलेंगे। यानी यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको इडी करंट कहा जाएगा, और ये इडी करंट किस वजह से होगा, तो शंट कॉइल की वजह से यानी φ2 की वजह से होगा। सिमिलरली यहाँ पर सीरीज कॉइल लगा हुआ है, सीरीज आपका कॉइल होगा, यहाँ पर करंट फ्लो होगा, इस करंट की वजह से आपका φ1 प्रोड्यूस होगा फ्लक्स,
और ये फ्लक्स जब लिंक करेगा इसमें तो फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा और इस ईएमएफ की वजह से एक और करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम क्या नाम दे देंगे, I1 नाम दे देंगे, यानी दूसरा ईडी करंट हो जाएगा। यानी दो तरह का ईडी करंट और दो तरह का ईएमएफ यहां पर इंड्यूस हो रहा है। और हमको मालूम है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो क्या होता है, मोटर का प्रिंसिपल पढ़ा होगा आप। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वहां पर टॉर्क डेवलप होता है। तो एक टॉर्क यानी एक फोर्स आपका डेवलप होगा φ2 की वजह से और दूसरा जो टॉर्क डेवलप होगा φ1 की वजह से। दो तरह का फोर्स डेवलप होगा। ये दोनों फोर्स की वजह से ये डिस्क घूमना चाहेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में घूमेगा तो डिपेंड करेगा कौन सा फ्लक्स जो है वो लीड कर रहा है। जो फ्लक्स लीड करेगा उसी डायरेक्शन के अंदर डिस्क रोटेट करेगा। और जनरली ये वाला जो ऊपर प्रेशर कॉइल का फ्लक्स है ये लैगिंग नेचर का होता है, ये लीडिंग नेचर का होता है। तो आपका इस यानी करंट कॉइल का जो डायरेक्शन होगा फ्लक्स का लीडिंग नेचर का, इसी के डायरेक्शन में क्या करेगा, डिस्क घूमेगा। और डिस्क जब घूमेगा तो स्पिंडल रोटेट होगा, स्पिंडल रोटेट होगा तो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म के अंदर आपकी रीडिंग नोट होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी चीज को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं डायग्राम की मदद से। तो यहां पर देखिए हमने डायग्राम बनाया। ये मान के चलिए फ्लक्स था, ये फ्लक्स आपका φ2 फ्लक्स था। कहां से आया तो प्रेशर कॉइल था, प्रेशर कॉइल के अंदर करंट गया है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, यहां पर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। इस फ्लक्स का मान क्या दे दिया, φ2। तो यहां से एक फ्लक्स डिस्क, ये पूरा आपका डिस्क है, ये वाला जो डिस्क है इसी डिस्क को हमने यहां पर इस वाले सर्किल से दिखाया। और इस डिस्क के अंदर दो तरह का फ्लक्स लिंक कर रहा है, एक φ2 लिंक कर रहा है और दूसरा φ1 लिंक कर रहा है। φ2 लिंक करेगा तो आपका E2 प्रोड्यूस होगा, I2 ईडी करंट प्रोड्यूस होगा। φ1 लिंक करेगा तो आपका E1 प्रोड्यूस होगा, EMF और करंट प्रोड्यूस होगा जिसका नाम ईडी करंट I1 देंगे हम। तो यहां से अब देखिए φ2 प्रोड्यूस हुआ, φ2 प्रोड्यूस होगा तो यहां से φ2 जब चेंज होता है वह फ्लक्स लिंक करता है तो हमको मालूम है EMF इंड्यूस होता है। तो EMF यहां पर नहीं दिखाया है, लेकिन यहां से आप E2 लिख सकते हैं कि यहां से E2 प्रोड्यूस होगा। अब इस E2 की वजह से क्या होगा, आपका करंट प्रोड्यूस होगा और ये करंट को हम क्या बोलेंगे, I2 करंट बोलेंगे और ये सर्कुलेटिंग नेचर का होगा, यानी ईडी करंट प्रोड्यूस होगा डिस्क के अंदर। ठीक है, पहला चीज। दूसरा आपका φ1 है, यानी ये सीरीज मैग्नेट सीरीज करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा φ1, ये भी लिंक करेगा इसके अंदर, लिंक करेगा तो EMF इंड्यूस करेगा जिसका नाम E1 होगा। और इस E1 की वजह से आपका डिस्क के अंदर एक करंट सर्कुलेट करेगा, ईडी करंट, जिसको हम I1 से दर्शाएंगे। तो यहां पर दिखाया आपका करंट क्या हो रहा है, I1 प्रोड्यूस हो रहा है जो कि इस डिस्क के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, ये आपका टॉर्क का इक्वेशन होता है फ्लक्स और जब करंट कैरिंग कंडक्टर यानी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ होगा तो क्या प्रोड्यूस होता है, फोर्स डेवलप होता है, टॉर्क होता है। तो एक टॉर्क इंटरैक्शन विद फ्लक्स विद करंट अनदर करंट यानी φ2 और I1 की वजह से एक फोर्स डेवलप होगा जिसका नाम हम क्या दे दिया, F2 दे दिया है। दूसरा जो आपका यहां पर देखिए करंट का डायरेक्शन, एक इस तरफ करंट जा रहा है तो दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी अपोजिट नेचर का करंट इंड्यूस होगा। तो इसी वजह से यहां पर I2 और ये वाला I2 करंट और आपका फ्लक्स क्या है φ1, तो φ1 और I2 की वजह से क्या होगा, फोर्स आपका डेवलप हो रहा है F2। इसी तरह आपका φ1 और I2 की वजह से फ्लक्स ये फोर्स डेवलप होगा F1, यानी दो आपका फोर्स डेवलप हो रहा है, एक F2 और एक F1 डेवलप हो रहा है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों अपोजिट है, क्योंकि जो ईडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये अपोजिट नेचर का है। तो अब यहाँ पर डिस्क एक यानी दो तरह का फोर्स है, एक इस तरफ घुमाना चाह रहा है, दूसरा इस तरफ घुमाना चाह रहा है। तो किस दिशा में डिस्क घूमेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका φ1 लीड कर रहा है या φ2 लीड कर रहा है। तो इसीलिए हमने बोला था कि शेडिंग कॉइल की बात आगे बताएंगे। तो अब यही शेडिंग कॉइल यहाँ पर अब रोल निभाता है कि ये तो पहले से हम कॉइल ज़्यादा बांधा था, इंडक्टिव बनाया था, इसको और ज़्यादा इंडक्टिव करने के लिए यानी फ्लक्स के एंगल में φ1 और φ2 के बीच में डिफरेंस करने के लिए कॉपर शेडिंग बैंड डाला जाता है, जिसकी वजह से ये φ2 आपका लैगिंग नेचर का हो जाता है, ये लीडिंग नेचर का। तो ये आपका φ1 लीड करेगा जिसके कारण आपका φ1 की वजह से F1 आपका ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा और वो F1 की वजह से आपका डिस्क रोटेट करने लगेगा, यानी डिस्क के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होगा।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो टॉर्क डेवलप हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि φ2 रोल निभा, दोनों रोल निभा रहा है, लेकिन आपका φ1 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो यहां पर आप ध्यान रखिए, जितना आप घर के अंदर लोड ज्यादा लगाइएगा, घर के अंदर जितना लोड, बल्ब, पंखा, बत्ती, फ्रिज, एसी जितना ज्यादा लगाइएगा उतना ही आपका करंट I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और I1 का करंट बढ़ जाएगा मतलब φ1 बढ़ जाएगा, और φ1 बढ़ जाएगा मतलब कि ईडी करंट I1 बढ़ जाएगा, I1 बढ़ जाएगा मतलब कि F1 बढ़ जाएगा। यानी जितना ज्यादा आप लोड लगाइएगा उतना ज्यादा फोर्स डेवलप होगा डिस्क के अंदर, यानी टॉर्क डेवलप होगा, और उतना ही हाई स्पीड से क्या करेगा, डिस्क रोटेट होगा। तो क्या मतलब हुआ कि लोड के प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी कंजम्पशन, यानी जितना ज्यादा आप लोड लगाइएगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, डिस्क रोटेट होगा। सिर्फ आपका करंट पर नहीं, वोल्टेज पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपका लीड कौन कर रहा है, करंट। तो टॉर्क का जो फाइनली इक्वेशन होता है, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन होता है, लेकिन डायरेक्टली आप याद रखिए अभी VI cos φ, यानी करंट आपका लीडिंग नेचर का होता है, तो टॉर्क जो मेनली करंट की वजह से होगा। लेकिन आपका यहाँ पर प्रेशर कॉइल भी काम कर रहा है तो वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना उस पर भी डिपेंड करता है। इसके लिए भी छोटा सा डेरिवेशन होता है, लेकिन इसको अभी डायरेक्टली याद रखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक किस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, और डिस्क किस तरह से रोटेट हो रहा है, शेडिंग कॉइल क्यों लगाए हुए हैं, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जो कि ऑब्जेक्टिव इससे बनता है कि आपसे पूछता है कि एनर्जी मीटर के अंदर या कौन सा उपकरण के अंदर क्रीपिंग आता है। तो एनर्जी मीटर ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर क्रीपिंग इफेक्ट होता है। ये क्रीपिंग इफेक्ट क्या है कि आप ध्यान से समझिए कि आपका लीड कौन कर रहा है, अभी F1 कर रहा है I1 की वजह से। लेकिन अगर हम मान लेते हैं लोड आपका क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, जीरो, यानी घर का बल्ब, पंखा, बत्ती सब आपने बंद कर दिया है, यानी ये φ1 आपका करंट प्रोड्यूस, यानी φ1 आपका जीरो हो गया। लेकिन क्या वहां करंट जीरो कर दिया तो क्या I2 जीरो हो जाएगा? तो आंसर है कि I2 जीरो नहीं होगा, क्योंकि I2 क्या है, वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। सप्लाई जीरो नहीं हुआ है, लोड जीरो जब कर दीजिएगा तो उस समय आपका करंट कॉइल के अंदर I1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, φ1 जीरो हो जाएगा, F1 जीरो हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल कॉइल के क्रॉस तो करंट जाएगा, यहां तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो φ2 होगा और F2 डेवलप होगा, जिसकी वजह से अगेन अभी डिस्क आपका रोटेट करेगा, घूमेगा। और जब कि आपका लोड हट गया है फिर भी डिस्क धीरे धीरे रोटेट कर रहा है और स्पिंडल घूम रहा है, रीडिंग रिकॉर्ड हो रहा है, आपका बिजली बिल उठ रहा है। तो इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, क्रीपिंग इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, क्रीपिंग इफेक्ट कहा जाएगा। तो क्रीपिंग इफेक्ट क्या है, एक प्रकार का अनवांटेड चीज है जो हमको नहीं चाहिए। लोड हटाने पर डिस्क धीरे धीरे घूमना, यही इफेक्ट क्या कहलाता है, क्रीपिंग इफेक्ट कहलाता है, जो कि एनर्जी मीटर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज समझिए, आपके मैग्नेट हमने बोला था, एक तो मैग्नेट है कि आपका क्या, जब लोड जीरो हो जाए यानी सप्लाई कट हो जाए तो इसको रोकने का काम करेगा। दूसरा हमने बोला कि ये बहुत ज्यादा हायर स्पीड से नहीं घूमे, उसके लिए भी ब्रेकिंग मैग्नेट का यूज किया जाता है। अब हायर स्पीड में जब घूमेगा बहुत ज्यादा तो क्या दिक्कत होगा, एनर्जी मीटर के अंदर डिस्क घूमना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्क के अब गियर सिस्टम लगा के यहाँ पे स्पीड बढ़ा के हम लोग कर लेंगे। लेकिन अगर वास्तव में डिस्क बहुत ज्यादा स्पीड से घूमने लगेगा तब प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, हमको क्या मालूम है कि जब हम लोग किसी कंडक्टर को कहाँ रखकर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखकर घुमाते हैं, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब डिस्क को या कंडक्टर के अंदर कंडक्टर को घुमाया जाता है तो ये फ्लक्स कट करता है, और फ्लक्स कट करता है तो ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। यानी कि एक तो पहले से आपका फ्लक्स लिंक हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, एडी करंट हो रहा है, यानी मोटरिंग एक्शन हो रहा है। दूसरा, अगर आप हाई स्पीड से इसको घुमा दीजिएगा, फ्लक्स कट करेगा और ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, यानी जनरेटिंग एक्शन होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका डिस्टरबेंस होगा टॉर्क प्रोडक्शन के अंदर। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि अनवांटेड ईएमएफ इंड्यूस हो हमारे डिस्क के अंदर। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिस्क की स्पीड को स्लो रखते हैं, यानी स्लो रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकिंग मैग्नेट का यूज करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ब्रेकिंग मैग्नेट समझ में आ गया होगा, क्रीपिंग समझ में आ गया होगा, और डिस्क किस तरह से घूम रहा है,
किस तरह से फोर्स काम कर रहा है ये समझ में आ गया होगा, शेडिंग कॉइल क्यों लगाए हुए हैं ये समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारी चीज आपको अब तक क्लियर हो गई होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं और वो क्या है, इसका फेजर डायग्राम। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, केवल अगर आप इतना बात समझ में आ गया, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो फेजर डायग्राम आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए फेजर डायग्राम बहुत आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ चलिएगा। तो यहां पर हम क्या लगाए हुए थे, लोड लगाए हुए थे, लोड को फिर से दिखा दिया। तो अब देखिए नाम हम चेंज कर रहे हैं। क्या नाम चेंज कर रहे हैं, नाम चेंज करने का मतलब अलग नाम दे रहे हैं, बाकी काम वही है। यानी I2 है तो ये I2 करंट कहाँ हो रहा है, प्रेशर कॉइल में हो रहा है। तो क्या हम I2 का नाम IP भी तो कर सकते हैं, यानी करंट इन प्रेशर कॉइल दे देंगे। तो किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट I2 ये कहाँ जा रहा है, प्रेशर कॉइल में। तो करंट इन प्रेशर कॉइल को IP से दिखा देंगे। इसी तरह यहाँ पर करंट I1 फ्लो हो रहा था इस वाले कॉइल के अंदर, तो इस I1 का नाम हम अगर IS दे देते हैं, यानी करंट कॉइल इन सीरीज मैग्नेट, क्या नाम दे दिया है, IS। तो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट ये सीरीज मैग्नेट है। सीरीज मैग्नेट के अंदर जो करंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, IS बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह यहाँ पर आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, Φ1 और Φ2 हो रहा है। तो Φ2 को अगर हम Φp से दर्शा दें, फ्लक्स इन द प्रेशर कॉइल, तो कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह Φ1 को हम Φs सीरीज मैग्नेट का फ्लक्स दिखा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां से अगर हम ईडी करंट जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसको हम E1 और E2 से दिखा रहे थे, तो उस ईएमएफ को अगर हम ध्यान से देखिएगा, Φ2 की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, चेंज इन फ्लक्स E = N/dt, ठीक है, यानी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, चेंज इन फ्लक्स लिंक करेगा डिस्क के साथ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस डिस्क, चूंकि जो ईएमएफ वो सर्कुलेटिंग नेचर का होगा, तो कौन से कॉइल फ्लक्स की वजह से हो रहा है, Φp की वजह से हो रहा है। तो इस ईएमएफ का नाम हम क्या दे दिया है, इस ईएमएफ का नाम हम क्या दे दिया है, EP, यानी प्रेशर कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ, ईडी करंट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है किसके अंदर, डिस्क के अंदर। इसी तरह सेकेंडरी सीरीज कॉइल की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसको हम क्या नाम दे दें, EES नाम देते हैं। EES का मतलब क्या हुआ, ईडी ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू Φs, ठीक है। तो ये आपका EEP हो गया और ये आपका ES हो गया। अब यहाँ से जो करंट प्रोड्यूस होगा, यानी आपका सर्कुलेटिंग करंट, ईडी करंट, उस करंट का क्या नाम दे दिया, अगर यहाँ पर सीरीज कॉइल की वजह से हो रहा है तो हम इसको नाम क्या दे देंगे, IES नाम दे देंगे। IES का मतलब क्या हुआ, ईडी करंट ड्यू टू EES, ईडी करंट ड्यू टू EES। इसी तरह यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा ईडी करंट, इसका नाम क्या दे देंगे, IEP, आपका ईडी करंट ड्यू टू EEP, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा चीज, खाली नाम चेंज कर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉइल। प्रेशर कॉइल है तो P से दिखा दे रहे हैं, सीरीज कॉइल है तो S से दिखा दे रहे हैं। आपका ईडी करंट है तो स्मॉल e से दिखा दे रहे हैं, आपका करंट है तो IE से दिखा दे रहे हैं, प्रेशर कॉइल को P से दिखा रहे हैं। बस इतना ही चीज है। ये अगर समझ में आ गया तो आपको फेजर डायग्राम समझ में, वही सारा चीज को यहाँ पर लिखा हम लोग। V आपका क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। I आपका यहाँ पर क्या था, लोड करंट। अब ध्यान से देखिएगा, जो लोड करंट I है ये किसके बराबर होगा, I1 के बराबर होगा। और I1 किसके बराबर है, सीरीज करंट के बराबर है। यानी लोड करंट और सीरीज करंट, ये आपका करंट कॉइल के अंदर करंट, वो I1, वो सारा क्या है, इक्वल है, सेम ही चीज है। तो इसको हम I से दिखा सकते हैं, या I की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I लोड करंट या IS लिख सकते हैं, यानी सीरीज करंट। तो उसी को देखा, लोड करंट, या हम लिख सकते हैं IS बराबर करंट कॉइल करंट, करंट कॉइल करंट मतलब क्या हुआ कि आपका इस करंट कॉइल के अंदर जो करंट है, इसको हम किससे दिखा रहे हैं, IS से दिखा रहे हैं। और IS और I दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा, ये प्रेशर कॉइल के अंदर जो करंट है IP से दिखाएंगे, प्रेशर कॉइल करंट IP से। इन दोनों के बीच में डेल्टा आगे फेजर डायग्राम से बताएंगे हम, फेज एंगल बिटवीन V एंड IP, वोल्टेज और आपका प्रेशर कॉइल के बीच का एंगल किससे, डेल्टा से दिखा रहे हो, या डेल्टा लगभग 90 डिग्री का अंतर होगा। EEP का मतलब क्या हुआ, ईडी करंट EMF इंड्यूस ड्यू टू Φp, प्रेशर
कॉइल का जो फ्लक्स है उसकी वजह से जो ईडी करंट ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईडी ईएमएफ, उसको हम लोग ईडी ईएमएफ को ई सफिक्स ईपी से दिखाएंगे, यानी ईडी ईएमएफ ड्यू टू प्रेशर कॉइल। ठीक है, इसी तरह आपका सीरीज कॉइल की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ईडी ईएमएफ, उसको हम लोग ईडी ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू फाई एस से दिखाएंगे और वो बराबर होगा किसके, ई एस से। अब यहाँ पर अल्फा क्या है, फेज एंगल ऑफ ईडी करंट, आगे डायग्राम में आपको पता चल जाएगा। आईईपी का मतलब क्या हुआ, ईडी करंट ड्यू टू ईईपी, आईईएस का मतलब ईडी करंट ड्यू टू ईएस। अब देखिए फेजर डायग्राम क्या है, बहुत सिंपल सा। तो सबसे पहले हम क्या लिए, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा। सबसे पहले लाइन वो ये हम लोग सप्लाई वोल्टेज ले रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज को V से दिखा दिया। यहाँ पर जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज V से दिखा दिया। अब इसके बारे में क्या बताया था, जो प्रेशर कॉइल है, वोल्टेज कॉइल है, ये कैसा नेचर का है, तो लगभग आपका इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव नेचर का है। तो हम इसको डॉटेड से दिखा दिया। डॉटेड का मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। किसमें, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज और प्रेशर कॉइल का करंट आईपी से, विथ रिस्पेक्ट टू वी कितना एंगल का अंतर, 90। लेकिन डॉटेड का दिखाने का मतलब क्या हुआ कि प्योर इंडक्टिव तो हम बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये प्योर है नहीं, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस की वैल्यू भी होगी इसके अंदर। तो एग्जैक्टली 90 डिग्री से ये लैग नहीं करेगा, इसीलिए इसी को उठाकर यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर होना चाहिए अगर प्योर होता तब, लेकिन कुछ रेसिस्टेंस की वजह से यहाँ पर हमने दिखाया है। और इन दोनों के बीच में यानी प्रेशर कॉइल का करंट और सप्लाई वोल्टेज का करंट डेल्टा दिखाया है। ये 90 होना चाहिए था, लेकिन 90 से कुछ कम प्रैक्टिकल में होता है, तो उसको हम किससे दिखा रहे हैं, डेल्टा से दर्शा रहे हैं। तो पहला सप्लाई वोल्टेज और प्रेशर कॉइल का करंट दिखा दिया है, ये लैगिंग नेचर का है, इसीलिए हमने डेल्टा से दिखाया है, जो कि लगभग 90 डिग्री लैग कर रहा है सप्लाई वोल्टेज के। और प्रेशर कॉइल की वजह से आपका फ्लक्स इंड्यूस होगा, जिसको हम फाई पी दर्ज कहेंगे, और ये दोनों आपका सेम फेज में रहेगा, इसीलिए यहाँ पर सेम फेज दिखाया। ये हो गया वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज और प्रेशर कॉइल का करंट। अब दूसरा हम दिखा रहे हैं, ये सप्लाई वोल्टेज और दूसरा करंट कॉइल के अंदर का करंट यानी सीरीज करंट। तो सीरीज करंट देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यानी ये कम इंडक्टिव है, ये लगभग रेसिस्टिव है, लेकिन प्योर रेसिस्टिव भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इंडक्टिव होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखा है सप्लाई वोल्टेज से ये जो सीरीज करंट है ये फाई एंगल से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो यहाँ पर ये लैगिंग नेचर का तो है, लेकिन 90 के लगभग नहीं, बहुत कम एंगल का अंतर है, इसीलिए यहाँ पर फाई से देखा है। ये लगभग रेसिस्टिव होता है, लेकिन ये भी प्योर रेसिस्टिव नहीं होगा, इसीलिए कुछ एंगल से कम एंगल दिखाया है, लेकिन एंगल की वैल्यू फाई दिखाया, फाई से लैग करेगा। और सीरीज करंट और इसके साथ जो फ्लक्स होगा डेवलप, वो इन फेज होगा, जिसको हम फाई एस से दिखा दिया। इतना काम हो गया, ये वोल्टेज और करंट से रिलेटेड बात हो गई ऊपर में। अब देखिएगा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अब यहाँ पर करंट है, ये सीरीज करंट, ये सीरीज करंट आई एस किससे लिंक करेगा, डिस से लिंक करेगा। जब चेंज इन करंट आपका लिंक करेगा, यानी फ्लक्स इसका लिंक करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और इस ईएमएफ का नाम क्या दे देंगे, ई एस, ईडी इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू द सीरीज कॉइल। तो यहाँ पर आपका मान के चलिए ये आपका सीरीज वाला करंट था, और यहाँ पर फाई एस इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। जब फाई एस डिस से लिंक करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये ईएमएफ और करंट के बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पर आई एस है, आई एस और फाई एस इन फेज है। फाई एस जब चेंज होता है फ्लक्स डिस से लिंक करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और उस ईएमएफ का नाम क्या दिए हुए हैं, ई एस। ठीक है, ईडी ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू फाई एस। ठीक है, ये वाला ईएमएफ की बात हो गया। और इन दोनों के बीच में एंगल का अंतर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा मैं एंगल दिखाया 90 डिग्री, किसके बीच में, यहाँ पर बड़ा सा अगर दिखा दें तो ये वाला एंगल हो गया फाई एस, यानी आई एस और ई एस के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा आप देखिए यहाँ पर फाई पी, यानी प्रेशर कॉइल का फ्लक्स जब डिस से लिंक करेगा तो फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो भी 90 डिग्री लैग करेगा। तो यहाँ पर ये वाला फ्लक्स और ईएमएफ ये दोनों क्या करेगा, 90 डिग्री से लैग करेगा वोल्टेज। तो यहाँ पर आपका हमने दिखाया है फाई पी और इन ई पी, यानी ईडी ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू फाई पी।
तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने एंगल दिखाया ये वाला कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री दिखाया, ठीक है 90 डिग्री। कहाँ पर, फाई पी और ई पी, इन दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री हमने दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, फाई पी हो गया, ई पी हो गया, ई एस हो गया, सारा हो गया। अब यहाँ पर जब यहाँ पर ये वाला ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, यानी ईडी करंट प्रोड्यूस करेगा। तो इस करंट की ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा डिस्क के अंदर, जिसको हम ईडी करंट कहेंगे। और ये ईडी करंट क्या करेगा, रिस्पेक्टिव वोल्टेज को लैग करेगा। तो यहाँ पर मान के चल रहे हैं ई एस है, यानी सीरीज कॉइल वाला ईएमएफ है, तो इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम आई ई एस कहेंगे, ईडी करंट ड्यू टू द सीरीज कॉइल। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या दिखाए हुए हैं, अल्फा दिखाए हुए हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कौन वाला एंगल है, तो ये वोल्टेज दिखा रहे हैं और इससे आपका करंट लैग कर रहा है कितना, अल्फा डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा हो गया। दूसरा आपका ईएमएफ ही है, ईपी है, प्रेशर कॉइल की वजह से ईडी ईएमएफ है, इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा जो लैगिंग नेचर का होगा, और इसका नाम भी क्या दे दिया, अल्फा दे दिया। तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा हो गया। आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर से जल्दी से रिपीट कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज लिए हम वी, यहाँ पर डॉटेड करंट से दिखाया आई, ये कौन सा प्रेशर कॉइल, ये लेकिन प्योर इंडक्टिव नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर दिखा दिया प्रेशर कॉइल। इसके बाद हम करंट दिखा रहे हैं सीरीज कॉइल आई एस से, ठीक है। यहाँ तक हो गया सीरीज कॉइल के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर यानी इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा इसका नाम क्या होगा, फाई एस, इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा इसका नाम होगा फाई पी। फाई एस जब लिंक करेगा तो ईएमएफ हो इंड्यूस करेगा 90 डिग्री, इसका नाम क्या होगा, क्या नाम दिया है, ई एस नाम दिया है। ये ईएमएफ करेगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, इसकी वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसका ये दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये ईएमएफ हो गया। अब इस ईएमएफ की वजह से नाम इसका क्या हो जाएगा, ईपी नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा लैगिंग नेचर का, तो यहाँ पर ईडी करंट दिखा देंगे IES, इसकी वजह से करंट होगा, इसका नाम क्या होगा, IEP। बस इतना ही चीज़ था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एनर्जी मीटर क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, टॉर्क किस तरह से डेवलप हो रहा है, इसका फेजर डायग्राम क्या है, इससे बनने वाला ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ आपको आज की इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक एक शेयर हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।